हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। अगर आपका भविष्य में रेलवे, आरपीएफ, एसआई या कांस्टेबल या एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम है तो आज की क्लास आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास साबित होगी। आज की क्लास के अंदर हम पॉलिटी को लेकर डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि पॉलिटी के ऐसे सवाल डिस्कस करेंगे जो आने वाली सारी परीक्षाओं के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। एक भी सवाल मिस मत कीजिएगा। आज आपको क्लास देखकर ऐसा लगने वाला है कि आपको पूरी पॉलिटी याद हो गई है। आइए चलते हैं आज की क्लास की ओर, देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण सवाल। हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, मोस्ट रिपीटेड सवाल है। 9 दिसंबर 1946, 6 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946। दोस्तों आपको बता दें, जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वो हुई थी आपका 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर हम दोस्तों बात करें संविधान सभा का गठन कब हुआ था, आपसे सवाल ऐसा भी पूछा गया कई बार, तो आपको लिखना है संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन हुआ है 6 दिसंबर 1946 को। और दोस्तों एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा गया है, संविधान सभा में प्रस्तावना को कब पेश किया गया? तो आप आंसर लगाएंगे 13 दिसंबर 1946। अगर आपसे पूछा जाए प्रस्तावना को दोस्तों कब पेश किया गया तो आप बताएंगे 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना को पेश किया गया। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि प्रस्तावना को स्वीकार कब किया गया तो आप आंसर लगाएंगे 22 जनवरी 1947। ये चारों क्वेश्चन आपको नोट कर लेने हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं चारों के चारों। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का गठन कब हुआ? 6 दिसंबर 1946। प्रस्तावना को संविधान सभा में कब पेश किया गया? 13 दिसंबर 1946। इसको स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान सभा के पहले अस्थायी सदस्य कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या पंडित जवाहरलाल नेहरू? याद करके रखिएगा, संविधान सभा के पहले अस्थायी सदस्य बने थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, तो जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर हम दोस्तों बात करें स्थायी सदस्य की, अगर क्वेश्चन पूछे संविधान सभा का पहला स्थायी सदस्य कौन बने थे तो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको भी आप नोट करेंगे। पहले स्थायी सदस्य कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी सदस्य कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, संवैधानिक सभा के निर्माण के समय कुल कितने सदस्य थे? वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपके पेपर का। 292, 389, 93 या 4? याद करके रखिएगा, जो संवैधानिक सभा के निर्माण में कुल 200 कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? ये लीजिए एक और लल्लन टॉप क्वेश्चन। यहाँ से मैं आपको 5 से 6 ऐसे सवाल बताऊंगा जो आपको 100% किसी न किसी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। 29 अगस्त 1947, 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947, 26 नवंबर 1949। दोस्तों आपको बता दें, जो प्रारूप समिति थी इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। और प्रारूप समिति के हेड कौन थे? तो आप सबको पता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के हेड थे। अगर हम दोस्तों बात करें ऑप्शंस को लेकर, 24 जनवरी 1950 इसको क्या हुआ था? जो हमारा राष्ट्रीय गीत है जनगण वंदे मातरम, और जो हमारा राष्ट्रीय गान है जनगण मन, और दोस्तों राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान, इसको संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? तो आप आंसर देंगे 24 जनवरी 1950 को। लिख लीजिएगा इसको आप। 22 जुलाई 1947 इसको दोस्तों क्या हुआ था? तो आपको याद होगा, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है, इसको दोस्तों संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 को। और दोस्तों आपको याद होगा, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसकी रूपरेखा किसने तैयार की थी? पिंगली वेंकैया जी ने तैयार की थी। अब आप कमेंट करके बताएं, इसके दोस्तों जो पट्टियां होती हैं उसमें दोस्तों कितना अनुपात पाया जाता है? इसका आंसर आपको बताना है कमेंट कर। अगला क्वेश्चन 26 नवंबर 1949, तो बच्चा जानता है 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, यानी कि संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन क्वेश्चन पूछे हमारा संविधान लागू कब हुआ, तो आप आंसर देंगे 26 जनवरी 1950। हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा था, इसको भी आप लिख लेंगे। 2 साल
2 साल 11 माह 2 साल 11 माह 18 दिन। ये आंकड़ा याद कर लीजिएगा, परीक्षा में कई बार पूछा गया ये सवाल है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से एक गैर संवैधानिक निकाय कौन सा है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, चुनाव आयोग, वित्त आयोग या राज्य मानव अधिकार आयोग। दोस्तों संवैधानिक निकाय, तो आप याद रखिएगा संवैधानिक निकाय कौन सा है इसमें? गैर संवैधानिक निकाय। यहाँ से क्या पूछा गया है? गैर संवैधानिक निकाय पूछा गया है। तो राज्य मानव अधिकार आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। दोस्तों आपको बता दें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी ये दोस्तों कैसा निकाय है? ये संवैधानिक निकाय है। चुनाव आयोग ये भी एक संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग ये भी एक संवैधानिक निकाय है। चलिए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल मैं आपको बताता हूं जो आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे कि वित्त आयोग हो गया। वित्त आयोग का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280 में है। चुनाव आयोग का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 324 में है। अब जल्दी से बताएं राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? इसका आंसर आपको बताना कमेंट कर। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 315 में है। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। सारे सवाल मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों यहाँ से मैं आपको देने वाला हूँ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, इसको आप समझ लीजिएगा। ये दोस्तों ऐसी जानकारी होने वाली है जो आपकी परीक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होगी। अगर दोस्तों आप एसएससी का कोई सा एग्जाम देने वाले हों, चाहे आप एसएससी सीजीएल देने वाले हों, सीएचएसएल देने वाले हों, एमटीएस देने वाले हों, सीपीओ देने वाला हो या फिर सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम देने वाले हों, सारे एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र वाले ई नोट्स यहाँ पर आपके लिए तैयार किए गए हैं। दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ है एसएससी की सभी परीक्षाओं के लिए ब्रह्मास्त्र नोट्स, यानी कि एसएससी की अभी तक जितनी भी परीक्षाएं कंडक्ट कराई गई हैं और उनमें से जिसमें भी जीके जीएस के जितने भी सवाल पूछे गए हैं, सारे सवाल आपको एक जगह पर मिलेंगे वन लाइनर की फॉर्म में। यानी कि दोस्तों एक भी सवाल मिस नहीं होगा आपकी परीक्षा में। 80 to 85% जीके आपको इन्हीं ई नोट्स में से मिल जाएगी। इसके अंदर दोस्तों आपको मिलेगा क्या क्या वो आप देख सकते हैं। आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैटिक जीके और विविध प्रश्न, ये सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे। मैं आपको बता दूं ये 130 पेजेस की पीडीएफ होगी। कितनी? 130 पेजेस की पीडीएफ है। इसको आप प्रिंट आउट निकलवा कर अपनी पढ़ाई वाली डेस्क पर रखिएगा। इससे बाहर सवाल आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको कोई क्लास अटेंड करने की जरूरत नहीं है। आप दोस्तों अपनी सुविधा अनुसार क्लास देख सकते हैं। केवल इन्हीं नोट्स को आप रिवाइज करके चले जाइएगा। आपको 80 to 85% जीके 100% यहीं से आपको देखने को मिलेगी। और इसका प्राइस जो रखा गया है मात्र 50 रुपीज़ आपके लिए इसका प्राइस रखा गया है। अगर आप मार्केट में कोई बुक लेने जाएंगे तो भी आपको 50 रुपये की कोई बुक नहीं मिलेगी जिसमें इतना सारा कंटेंट आपको मिल जाए। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इसको आपको परचेज कैसे करना है। एक नंबर नोट कर रहा हूँ, उसको आप नोट करेंगे 7078 142 717। ये दोस्तों हमारा व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट नंबर है। इसके ऊपर आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी चलाते हो उससे आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे शेयर कर दीजिएगा। आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी और साथ ही साथ जो भी महत्वपूर्ण दोस्तों पीडीएफ्स होंगी यानी कि जो भी महत्वपूर्ण नोट्स होंगे वो भी आपको दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो दिल से लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबाइएगा ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुँचते रहे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से अनुच्छेद आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होते हैं। ये लीजिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, परीक्षा में न जाने कितनी बार पूछा गया है। अनुच्छेद 17-18, अनुच्छेद 20-21 या अनुच्छेद 23-24, अनुच्छेद 19-20। दोस्तों आपको बता दें जो अनुच्छेद 20 और 21 ये दो मात्र ऐसे अनुच्छेद हैं जो आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद 20 में क्या लिखा हुआ है। दोस्तों याद रखिएगा गिरफ्तारी के विरुद्ध दो सिद्धि का दोस्तों चांस, ये दोस्तों आर्टिकल 20 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 21 में क्या लिखा हुआ है? ये दोस्तों निजता का अधिकार यानी कि प्राण एवं देह की स्वतंत्रता का अधिकार, ये दोस्तों राइट टू प्राइवेसी से संबंधित है आर्टिकल 21। अब दोस्तों ऑप्शन में कुछ आर्टिकल लिखे हुए हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। दोस्तों आर्टिकल 17 में क्या लिखा हुआ है? तो आपको याद रखना है अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत, आर्टिकल नंबर 17 में। आर्टिकल 18 में दोस्तों क्या लिखा हुआ है? उपाधियों का अंत। आर्टिकल 19 में दोस्तों क्या लिखा हुआ है? स्वतंत्रता का अधिकार। अब आर्टिकल 23-24 किससे संबंधित है? इसको लिख लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है। शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 23 और 24। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद केवल भारतीयों को प्राप्त हैं? ये सवाल भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, इसके ऊपर भी आप स्टार लगा लें। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 या सभी? माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी कि आपका आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, ये 5 आर्टिकल हैं जो केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों इनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। आइए देखते हैं कौन सा आर्टिकल क्या बोलता है। जैसे कि आर्टिकल नंबर 15 है, इसमें क्या बात लिखी हुई है कि आप किसी भी व्यक्ति से धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। आर्टिकल 16 में दोस्तों क्या लिखा हुआ है, तो आपको याद रखना है, रोजगार के क्षेत्र में अवसर की समानता, आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 29, 30 में दोस्तों क्या लिखा हुआ है, जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं इनको समान शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल नंबर 29, 30 के अनुसार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? यानी कि दोस्तों आपसे प्राण एवं देह की स्वतंत्रता का अधिकार पूछा, यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी का अधिकार, तो अभी हमने डिस्कस किया था आर्टिकल नंबर 21 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर, जैसे कि अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समक्ष समता का अधिकार, विधि के समक्ष समता का अधिकार, ये बात कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 14 में। आर्टिकल 15 में क्या है, तो दोस्तों किसी भी व्यक्ति से धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, अभी हमने डिस्कस कर लिया है। आर्टिकल 17 में क्या है, अस्पष्टता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में कहीं भी आने जाने की आज़ादी किस अनुच्छेद में है? ये आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है, जितना हो सके इसके ऊपर आप स्टार लगाइएगा। परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला सवाल, आर्टिकल 19B, 19C, 19D, 19E। दोस्तों आपको बता दें, भारत में कहीं भी आने जाने की आज़ादी आर्टिकल नंबर 19D के अंतर्गत आती है। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आर्टिकल 19A में क्या है, आर्टिकल 19A, एक तो होता है दोस्तों आर्टिकल 19, केवल 19। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट को नोट कीजिएगा अपनी कॉपी में। आर्टिकल 19 पूछा जाए तो आप बोलेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19A पूछा जाए तो आप बोलेंगे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि व्यक्ति को बोलने का अधिकार, आर्टिकल 19A के अंतर्गत है। 19B में दोस्तों क्या है, तो आपको याद रखना है, कहीं भी बिना हथियारों के एकत्र होकर सभा करने का अधिकार। आप कहीं भी एकत्र हो सकते हैं लेकिन बिना हथियारों के और सभा कर सकते हैं, आर्टिकल 19B के अंतर्गत। 19C में क्या है, संघ बनाने की स्वतंत्रता 19C के अंतर्गत आती है। और 19D के अंदर दोस्तों क्या लिखा हुआ है, कहीं भी आने जाने की आज़ादी। उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा। अब दोस्तों 19E में क्या है, तो नोट कर लीजिएगा दोस्तों, कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता, व्यक्ति कोई सा भी व्यापार करे भारत में, ये उसकी स्वतंत्रता है, आर्टिकल 19E में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो अभी हमने आपको बताया था आर्टिकल 23, 24 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये आपसे पूछेगा, इन 23, 24 के अंतर्गत दोस्तों क्या सवाल बन सकता है, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपसे पूछे मानव अंगों की तस्करी पर रोक, बलात् श्रम पर रोक, बंधुआ मजदूरी पर रोक, ये सब बातें कौन से आर्टिकल में हैं? आर्टिकल नंबर 23 में हैं। और आर्टिकल नंबर 24 में क्या लिखा हुआ है कि आप 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी खतरनाक कारखाने में, जहाँ पर जान माल का खतरा हो, वहाँ पर कार्य नहीं करा सकते हैं, आर्टिकल 24 के तहत। याद रखिएगा आर्टिकल 25 से 28 तो आप सब जानते हैं कि दोस्तों किससे संबंधित है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 25 से 28। इसको दोस्तों हम अंतःकरण की स्वतंत्रता कहते हैं। आर्टिकल 29, 30 हमने डिस्कस कर लिया था अभी। आर्टिकल 35 से 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से आर्टिकल में है, तो आप बोलेंगे आर्टिकल 32 से 35 के अंतर्गत। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन नोट किए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 39A, 40 या 44। तो दोस्तों याद रखिएगा, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित आर्टिकल है, आर्टिकल 39A आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर हम दोस्तों बात करें आर्टिकल 40 की, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ग्राम सभा का गठन। ग्राम सभा का गठन। ग्राम सभा का गठन कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 40। आर्टिकल 44 तो बच्चा जानता है, समान सिविल कोड, यानी कि दोस्तों समान नागरिक संहिता, आर्टिकल 44। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
पोषण से संबंधित अधिकार कौन से हैं? ये लीजिए एक और सवाल बहुत महत्वपूर्ण, आर्टिकल 45, 47, 48, 48A। दोस्तों आपको बता दें जो पोषण से संबंधित अधिकार हैं वो दोस्तों आर्टिकल 47 में है, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर हम दोस्तों बात करें आर्टिकल 48 की, तो दोस्तों इसके अंदर क्या है? दोस्तों आर्टिकल 48 में क्या है, जल्दी से बताएं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आई थिंक कृषि और संवर्धन से संबंधित है, ये कृषि और संवर्धन से संबंधित है आर्टिकल 48। और 48A बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखिएगा। वन एवं वन्य जीवों का रक्षण, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करना ये हमारा कर्तव्य होगा, ये हमारा अधिकार होगा। ये बात कौन से आर्टिकल में बोली गई है? आर्टिकल 48A। ये महत्वपूर्ण है, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय शांति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 49, 50, 51 या 51A। तो याद रखिएगा जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा है आर्टिकल नंबर 51 में, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर दोस्तों हम बात करें ऑप्शन को लेकर, तो आर्टिकल नंबर दोस्तों 50 में क्या है, जल्दी से बताएं दोस्तों। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 50 में। आर्टिकल नंबर 49 में क्या लिखा हुआ है? तो आपको याद रखना है जो भी दोस्तों राष्ट्रीय महत्व की स्मारक है उसकी रक्षा करना, उसका दोस्तों रक्षण करना हमारा अधिकार है, हमारा कर्तव्य है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 49 के तहत। आपको दोस्तों सवाल कैसे पूछे जाते हैं? आपको कोई सी भी दोस्तों भारत की कोई सी भी दोस्तों इमारत दे देगा जो दोस्तों राष्ट्रीय महत्व की स्मारक है, जैसे कि लाल किला हो गया, आपको दोस्तों दे देगा लाल किला की दोस्तों रक्षा करना या दोस्तों उसकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है या हमारा अधिकार है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 49 के तहत। याद रखिएगा, अच्छा सवाल है। आर्टिकल 51A, ये तो सवाल बहुत परीक्षा में पूछा जाता है, ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 51A। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों यहाँ से बात करेंगे हम राष्ट्रपति को लेकर। राष्ट्रपति से बनने वाले सारे सवाल मैं आपको यहाँ पर नोट कराऊंगा, एक सवाल मिस मत कीजिएगा। राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? 52, 60, 61, 72। तो दोस्तों आपको बता दें राष्ट्रपति का उल्लेख है आर्टिकल नंबर 52 में। सबसे पहले इसका आंसर आपको बताते हैं, राष्ट्रपति की शपथ है आर्टिकल नंबर 60 में, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब दोस्तों राष्ट्रपति से बनने वाले सवाल क्या क्या हैं? भारत का एक राष्ट्रपति होगा कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 52 के तहत। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति होगी आर्टिकल नंबर 53 के तहत। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन सा दोस्तों आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 54 में। और राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की पद्धति है, यानी कि किस रीति से, किस विधि से राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, आर्टिकल नंबर 55 के तहत। और राष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल नंबर 60 के तहत। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल नंबर 61। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल नंबर 61 के तहत है। और राष्ट्रपति का क्षमादान आर्टिकल नंबर 72 के तहत है। और एक क्वेश्चन और पूछा था आर्टिकल नंबर 71, इसमें क्या लिखा हुआ है? तो आपको याद रखना है, अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा, उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा, लेकिन किस अनुच्छेद के तहत करेगा? अनुच्छेद 71 के तहत करेगा। और दोस्तों राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 123। मुझे नहीं लगता दोस्तों इससे बाहर सवाल आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। सारे सवाल मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिए। अगर क्लास पसंद आ रही है तो दिल से लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा जो भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हों। एक सवाल से मैं आपको 8 से 10 सवाल निकाल कर दे रहा हूँ। कहने को ये 20 सवाल होंगे, लेकिन ये 20 सवाल 200-300 सवालों के बराबर हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में बहुत बार आया है। 63, 64, 69। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है आर्टिकल नंबर 64 के तहत, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और उपराष्ट्रपति का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 63 में है, इसको भी आप याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति बनने के लिए हमारी कितनी आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संसद के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों हमने कई बार डिस्कस किया, सरला, ये ट्रिक याद रखिएगा आप। सा से संसद आर्टिकल 79, रा से राज्यसभा आर्टिकल 80, ला से लोकसभा आर्टिकल 81। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसद का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 79 में। और 80 में क्या है? तो आपको मैंने बताया राज्यसभा। 81 में क्या है? लोकसभा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? ये लीजिए एक और अच्छा सवाल। जो उच्च न्यायालय है के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष, 62 वर्ष या
64 वर्ष। दोस्तों याद रखिएगा, जो उच्च न्यायालय है यानी कि हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु होती है 62 वर्ष, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, हाई कोर्ट। अब दोस्तों हाई कोर्ट से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको और नोट कराता हूँ। जैसे कि आपसे पूछा जाए हाई कोर्ट का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 214 में। इसमें दोस्तों हाई कोर्ट का उल्लेख किया गया है। हाई कोर्ट में कितने जज होंगे, उनकी नियुक्ति कैसे होगी, उनका कार्यकाल कितना रहेगा, ये सब बातें आर्टिकल नंबर 214 में लिखी हुई हैं। हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये बात आर्टिकल नंबर 215 में लिखी हुई है। हाई कोर्ट 6 प्रकार की रिट जारी करता है, कौन से अनुच्छेद के तहत करता है जारी, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 226 के तहत करता है। ये कुछ सवाल हैं जो आपको याद रखने हैं। कमेंट करके बताएं वर्तमान समय में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट कर कर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर, सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है। ये लीजिए एक और सवाल आपकी परीक्षा का, अनुच्छेद 124, 129, 214, 215। दोस्तों आपको बता दें सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है आर्टिकल नंबर 124 में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 124 में। सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होंगे, उनकी नियुक्ति कैसे होगी, उनका कार्यकाल कितना रहेगा, ये सब बातें आर्टिकल नंबर 124 में लिखी हुई हैं। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये बात आर्टिकल 129 में लिखी हुई है। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये बात आर्टिकल नंबर 129 में लिखी हुई है। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को लेकर। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था सुप्रीम हाई कोर्ट 6 प्रकार की रिट जारी करता है आर्टिकल 226 के तहत, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो 5 प्रकार की, कितने 5 प्रकार की रिट जारी करता है आर्टिकल नंबर 32 के तहत। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैंने अभी बताया था, आर्टिकल 32 का उल्लेख कौन से क्या है इसमें, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को ही संविधान की आत्मा कहा है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। सवाल बहुत पूछा जाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा जो लोकसभा का मेंबर बनना है आपको तो आपकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है, अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है और लोकसभा का अध्यक्ष बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम 25 वर्ष। अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है, अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपकी उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष। अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है यानी राष्ट्रपति बनना है, अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति बनना है, अगर आपको गवर्नर बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। और दोस्तों अगर आपको ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष। अब दोस्तों वोट डालने की उम्र 18 वर्ष है, तो ये तो बच्चा जानता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीएसटी काउंसिल का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 246A, 279A, 338, 338A। क्या होगा आपका राइट आंसर, जल्दी से बताएं। दोस्तों जीएसटी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा में आता ही आता है। दोस्तों जीएसटी काउंसिल पूछा है, गलती मत कीजिएगा, जीएसटी काउंसिल का उल्लेख है आर्टिकल 279A, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर केवल जीएसटी पूछा जाता, अगर आपसे क्वेश्चन केवल ऐसा पूछता जीएसटी का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, तो आप बोलते आर्टिकल 246A, लेकिन जीएसटी काउंसिल पूछा है तो 279A। अब जीएसटी को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें करते हैं। जीएसटी इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये कैसा कर है, ये अप्रत्यक्ष कर है, ये एक अप्रत्यक्ष कर है। अब दोस्तों आपको याद होगा 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में जीएसटी लागू हुई थी, इसको भी आप नोट करेंगे। 1 जुलाई 2017 से पूरी भारत में जीएसटी लागू हुई थी। कौन सा संविधान संशोधन है, 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 101वां संविधान संशोधन द्वारा, और विजय केरकर समिति की सिफारिश पर हुआ था, इसको भी आप नोट कर लेंगे। ये दोस्तों 20 क्वेश्चन थे जो आज के प्रैक्टिस सेट में यहाँ पर कवर किए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद जो आपको याद होने चाहिए मैंने आपको यहाँ पर नोट करा दिए हैं। इसी तरह से दोस्तों हम डेली 20-25 सवाल अलग अलग टॉपिक के हम कवर करने वाले हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्ट्रेटेजी के सारे सवाल यहाँ पर दोस्तों हम कवर करेंगे 1 बाय 1। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक इस क्लास को आप मिस मत कीजिएगा। आप इस क्लास के प्रॉपर नोट्स बनाइएगा 1 लाइनर की फॉर्म में। 100% आप जब एग्जाम देने बैठेंगे तो आप दोस्तों देखेंगे सारे सवाल आपको पढ़े से लगेंगे। और दोस्तों जिन ई नोट्स के बारे में मैंने आपको बताया है उन ई नोट्स को आप जरूर परचेज करें। 7078-142-717 ये हमारा व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट नंबर है। आपको अगर नोट्स के बारे में कोई भी क्वेरी करनी है, कोई भी जानकारी चाहिए है तो आप इस पर दोस्तों एसएमएस करके पूछ सकते हैं, आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। वो ऐसे ई नोट्स होंगे जो दोस्तों आपकी परीक्षा में बहुत मील का पत्थर साबित होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।